नमस्कार दोस्तों। आज से मैं सीटेट पेपर 2 जुलाई 2024 PYQs साइंस क्वेश्चंस का कराने जा रहा हूं, जो पूछा जा चुका है जुलाई 2024 में। तो जितने भी लोग जुड़े हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोगों को फ्री में सीटेट से संबंधित जितने भी PYQs हैं, MCQs हैं और सब्जेक्ट वाइज मैं सब कुछ इस पर फ्री में पढ़ाऊँगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग प्रश्नों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें, if observation is represented by O and interference by I, which of the following statement is correct? यदि अवलोकन को O तथा निष्कर्ष को I द्वारा निरूपित किया जाए तो निम्न में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। दूसरा ऑप्शन है वायु गर्म होने पर फैलती है। ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर चूने तथा पानी दूधिया हो जाता है। और डी नंबर दिया गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3, 4। आप लोगों को बताना है कि इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताएं आप लोग। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, OCDIAB। ऑब्जर्वेशन वह है जिसे सीधे देखा जा सकता है। सी चूने का पानी दूधिया होना और डी अम्ल और क्षार का उदासीनीकरण होना। इंटरफेरेंस वैज्ञानिक निष्कर्ष होते हैं, जिसमें ए धातु ऑक्साइड क्षारीय है और बी वायु गर्म होने पर फैलती है। अगला प्रश्न है Which of the following is not a feature of alternate conceptions in science? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है विचार स्थित होते हैं। दूसरा है विचार परिवर्तन के लिए प्रतिरोधी होते हैं। तीसरा है विचार अवलोकित विशेषताओं से विकसित होते हैं और चौथा है विचार कारण और प्रभाव संबंधी तर्क को प्रदर्शित नहीं करते। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है? इन चारों ऑप्शंस में से आपको सही बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 4, विचार कारण और प्रवाह संबंधी तर्क को प्रदर्शित नहीं करते। आइडियाज डू नॉट डेमोन्स्ट्रेट कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग। वैकल्पिक अवधारणाएं सामान्यतः स्थिर होती हैं, बदलने में कठिन होती हैं, अनुभव और अवलोकन से विकसित होती है, लेकिन वे कारण परिणाम संबंध भी प्रदर्शित कर सकती हैं। इसलिए कथन 4 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, assertion A दिया गया है, it is recommended that acid should be added to water for diluting the acid and not vice versa. Reason R है, dilution of acid is a highly exothermic reaction.
अभिकथन दिया गया है, अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल को जल में डालना चाहिए, जल को अम्ल में नहीं। और कारण है, अम्ल का तनुकरण अत्यधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग। इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अम्ल को पानी में डालना चाहिए क्योंकि तनुकरण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यदि पानी को अम्ल में डालेंगे तो छींटे पड़ सकते हैं, इसलिए एसर्शन और रीजन दोनों सही है तथा रीजन सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसर्शन ए है, द रेट ऑफ ब्रीदिंग इज एक्वेटिक एनिमल्स इन स्लोअर देन लैंड एनिमल्स। रीजन आर है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट्स ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन अफेक्ट्स रेट ऑफ ब्रीदिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। अभी कथन दिया गया, स्थलीय प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है। और इसका कारण दिया गया है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की अधिक मात्रा जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करती है। 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत है। वास्तव में जलीय प्राणियों की श्वसन दर अधिक होती है क्योंकि जल में ऑक्सीजन कम घुली होती है, इसलिए एसर्शन गलत है, रीजन भी गलत है। अगला प्रश्न है, एसर्शन ए दिया गया है, द सीलिंग्स ऑफ सिनेमा हॉल्स एंड कॉन्सर्ट हॉल्स आर जनरली कर्व्ड। रीजन आर है, साउंड वेव्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अ कर्व्ड सरफेस गेट रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शंस। अभी कथन है, सिनेमा हॉल और संगीत समारोह हॉल की छतें सामान्यतः वर्गाकार होती हैं। और इसका कारण दिया गया है, वर्गाकार सतह से टकराने के बाद ध्वनि तरंगें सभी दिशाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, सही बताएं आप लोग। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। वर्गाकार छतें ध्वनि को सभी दिशाओं में परावर्तित करती हैं, जिससे ध्वनि पूरे हॉल में समान रूप से फैलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is oblique are true regarding scientific investigations। वैज्ञानिक अन्वेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है, परिणाम प्रक्रिया से प्रभावित नहीं होते। दूसरा ऑप्शन है, सामाजिक संदर्भ किसी भी अन्वेषण के निष्कर्षों को प्रभावित कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, आंकड़े और साक्ष्य समान होते हैं। और चौथा ऑप्शन है, कोई सार्वभौमिक वैज्ञानिक विधि नहीं होती, देयर इज नो यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 2, बी और डी। बी और डी, सामाजिक संदर्भ वैज्ञानिक निष्कर्षों को प्रभावित कर सकता है, कोई एक सार्वभौमिक वैज्ञानिक विधि नहीं होती, परिणाम प्रक्रिया से प्रभावित होते हैं, ये गलत है। डेटा और साक्ष्य अलग अलग होते हैं, ये भी गलत है। अगला प्रश्न है,
एसर्शन ए दिया गया है, द फिलामेंट ऑफ एन incandescent bulb is made up of tungsten. रीजन आर है टंगस्टन हैज लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। अभिकथन दिया गया है ताप दीप्त बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है। कारण आर है टंगस्टन का प्रतिरोध कम तथा गलनांक अधिक होता है। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताएं फटाफट। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 3। ए सही है और आर गलत है। टंगस्टन का उपयोग बल्ब में होता है लेकिन इसका प्रतिरोध कम नहीं बल्कि पर्याप्त अधिक होता है। इसका गलनांक बहुत अधिक होता है। अगला प्रश्न है 3 आइडेंटिकल होल्स आर punched at different heights in a plastic bottle filled with water. Which statement is true? एक प्लास्टिक बोतल में अलग अलग ऊंचाइयों पर 3 समान छेद किए गए हैं और उसे पानी से भर दिया गया। कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है सबसे नीचे वाले छेद से पानी अधिक बल से निकलेगा। दूसरा ऑप्शन है सबसे ऊपर वाले छेद से पानी अधिक बल से निकलेगा। तीसरा ऑप्शन है सभी छेदों से पानी समान बल से निकलेगा। चौथा ऑप्शन है सबसे नीचे वाले छेद से पानी सबसे अधिक दूरी तक गिरेगा। पांचवा ऑप्शन है सबसे ऊपर वाले छेद से पानी सबसे अधिक दूरी तक गिरेगा। और इसके बाद ऑप्शन है सभी छेदों से पानी समान दूरी तक गिरेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताएं फटाफट। इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 4। ए और डी। सबसे नीचे वाले छेद पर जब दाब अधिक होता है इसलिए पानी अधिक बल से निकलेगा और अधिक दूरी तक जाएगा। अगला प्रश्न है Which of the following characterizes human circulatory system? निम्नलिखित में से कौन मानव परिसंचरण तंत्र का वर्णन करता है? पहला ऑप्शन है खुला एकल परिसंचरण। दूसरा ऑप्शन है खुला द्विगुण परिसंचरण। तीसरा ऑप्शन है बंद एकल परिसंचरण और चौथा ऑप्शन है बंद द्विगुण परिसंचरण। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आप लोग जल्दी से बताएं कमेंट करके। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बंद द्विगुण परिसंचरण। मानव परिसंचरण तंत्र बंद परिसंचरण और द्विगुण परिसंचरण होता है। अगला प्रश्न है A class 7 teacher plans to identify alternate conceptions of students in the topic adaptations in plants and animals. Which strategy is best suited? कक्षा 7 का शिक्षक पौधों एवं जंतुओं में अनुकूलन विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करना चाहता है। कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है चित्रांकन, जांच सूची, साक्षात्कार। दूसरा ऑप्शन है पोर्टफोलियो, समूह चर्चा, नैदानिक प्रश्नावली। तीसरा ऑप्शन है नैदानिक प्रश्नावली, साक्षात्कार, चित्रांकन। और चौथा ऑप्शन है परियोजना, जांच सूची, चित्रांकन। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट करके बताइए आप लोग। जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 3, नैदानिक प्रश्नावली साक्षात्कार चित्रांकन। वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान के लिए नैदानिक प्रश्नावली साक्षात्कार चित्रांकन सबसे प्रभावी है। अगला प्रश्न है, Which of the following is not caused due to excessive use of fertilizers and pesticides? उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से निम्न में से क्या नहीं होता? पहला ऑप्शन है मृदा अपरदन, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रीकरण, तीसरा ऑप्शन है सुपोषण और चौथा ऑप्शन है जैव आवर्धन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1, मृदा अपरदन। उर्वरक और कीटनाशकों से सुपोषण, जैव आवर्धन, नाइट्रीकरण हो सकता है, लेकिन मृदा अपरदन सीधे इनसे नहीं होता। अगला प्रश्न है, एन ओडोमीटर इन अ कार मेजर्स। फर्स्ट ऑप्शन इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, दूसरा ऑप्शन है इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द कार, थर्ड ऑप्शन इज एवरेज स्पीड ऑफ द कार एंड द फोर्थ ऑप्शन इज एक्सीलरेशन ऑफ द कार। कार में ओडोमीटर का क्या मापता है? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग जल्दी से बताइए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, कार द्वारा तय की गई दूरी। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई कुल दूरी मापता है। अगला प्रश्न है, Which of the following is true regarding scientific laws? वैज्ञानिक नियमों के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है वे अवलोकनीय घटनाओं के बीच संबंध बताते हैं, दूसरा ऑप्शन है वे वैज्ञानिक सिद्धांतों से बनते हैं, तीसरा ऑप्शन है उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती और चौथा ऑप्शन है वे भौतिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन नंबर 1। They describe relationships between observable phenomena. वे अवलोकनीय घटनाओं के बीच संबंध बताते हैं। वैज्ञानिक नियम अवलोकित घटनाओं के बीच संबंध बताते हैं। वे क्या होता है बताते हैं, क्यों होता है नहीं। They describe relationships between observable phenomena. Next question is, which statement are true? Which statement are true? कौन से कथन सही है? पहला ऑप्शन है स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है, दूसरा ऑप्शन है द्विलिंगी पुष्पों में स्व एवं परपरागण दोनों हो सकते हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा आंसर सही है आप लोग बताएं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दोनों सही। वैज्ञानिक नियम अवलोकित घटनाओं के बीच द्विलिंगी पुष्पों में स्वपरागण भी हो सकता है, परपरागण भी हो सकता है, इसलिए दोनों सही है। अगला प्रश्न है, Which activity is best suited to develop inductive reasoning? Which
एक्टिविटी इज बेस्ट suited टू डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग। आगमनात्मक तर्क विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है? पहला है परावर्तन के नियम बताना, दूसरा ऑप्शन है विभिन्न आपतन कोणों के लिए परावर्तन कोण मापना, तीसरा ऑप्शन है प्रयोग द्वारा परावर्तन के नियम सत्यापित करना, और चौथा ऑप्शन है संख्यात्मक प्रश्न हल करना। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से बताएं आप लोग। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, विभिन्न आपतन कोणों के लिए परावर्तन कोण मापना। मेजर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर डिफरेंट एंगल्स ऑफ इंसिडेंस। इंडक्टिव रीजनिंग में विद्यार्थी अवलोकन से नियम तक पहुंचते हैं। विभिन्न कोण मापकर नियम निकालना सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न है, टू स्पर्म्स फ्यूज विथ टू एग्स, द ट्विन्स फॉर्म्ड आर। फर्स्ट ऑप्शन इज आइडेंटिकल, सेकेंड ऑप्शन इज फ्रेटर्नल, थर्ड ऑप्शन इज मे बी आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल, और फोर्थ ऑप्शन इज ऑलवेज कॉन्जॉइंट। दो शुक्राणु दो अंडों से मिलते हैं, बनने वाले जुड़वा होंगे। पहला है समान रूप, दूसरा है भ्रातृज, तीसरा ऑप्शन है समान रूप या भ्रातृज, और चौथा ऑप्शन है सदैव संयुक्त। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 2, फ्रेटर्नल, भ्रातृज। दो अलग शुक्राणु दो अलग अलग अंडाणु फ्रेटर्नल होते हैं। अगला प्रश्न है, व्हिच स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा जल संचयन के बारे में कौन से कथन सही है? पहला ऑप्शन है भूजल संरक्षण करता है, दूसरा ऑप्शन है स्थानीय बाढ़ कम करता है, तीसरा ऑप्शन है जल निकासी समस्याएं उत्पन्न करता है, और चौथा ऑप्शन है सिंचाई में उपयोगी है। इन चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 3, ए बी डी। ए बी डी ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। भूजल संरक्षण करता है, बाढ़ कम करता है, सिंचाई में उपयोगी है, जल निकासी समस्या नहीं बढ़ाता। ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिस्कशन ऑन सोशियो साइंटिफिक इश्यूज हेल्प्स इन। सामाजिक वैज्ञानिक मुद्दों पर चर्चा सहायता करती है। पहला ऑप्शन है तर्क क्षमता विकसित करने में, दूसरा ऑप्शन है बहुदृष्टिकोण विकसित करने में, तीसरा दिया गया है नागरिक विज्ञान गतिविधियों को बढ़ावा देने में, और चौथा है विज्ञान में समाज की भूमिका को समझने में। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में कौन सा सही है आप लोग सही से बताएं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ए बी और सी। सामाजिक वैज्ञानिक चर्चा तर्क क्षमता बढ़ाती है, बहुदृष्टिकोण विकसित करती है, नागरिक विज्ञान गतिविधियों को प्रोत्साहित करती है। अगला प्रश्न है, which illustrates science as inquiry।
जांच पड़ताल के रूप में विज्ञान को कौन दर्शाता है? पहला है पौधों का वर्गीकरण करना, दूसरा है चने के बीजों के अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना, तीसरा है नारियल के पेड़ के उपयोग लिखना, और चौथा है पत्तियों की शिरा विन्यास देखना। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 2, चने के बीजों के अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना। साइंस एज इंक्वायरी का अर्थ है खोज करना, प्रयोग करना, कारण ढूंढना। अंकुरण को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण इंक्वायरी आधारित है। अगला प्रश्न है जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी इन साइंस इंटेल्स। विज्ञान में जेंडर संवेदनशील शिक्षा शास्त्र में शामिल है। पहला ऑप्शन है जेंडर संवेदनशील भाषा का प्रयोग, दूसरा ऑप्शन है रूढ़ धाराओं की जांच करना, तीसरा दिया गया है जेंडर आधारित समूह बनाना, और चौथा दिया गया है विभेदित शिक्षण पर मूल्यांकन। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा, आप लोग सही से बताएं। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3, ए और बी दोनों सही होगा। जेंडर रिस्पॉन्सिव पेडागोजी में संवेदनशील भाषा रूढ़ियों की पहचान महत्वपूर्ण है। जेंडर बेस्ड ग्रुपिंग उचित नहीं माना जाता। अगला प्रश्न है फोटोसिंथेसिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। H1 दिया गया है, H2 दिया गया है, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, और H2 है श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग फटाफट से बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दोनों सही है। प्रकाश संश्लेषण ऊर्जा ग्रहण करता है, ऊष्माशोषी हो जाएगा, और श्वसन ऊर्जा मुक्त करता है, तो ये ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। अगला प्रश्न है इंडिकेटर कलर चेंज टेबल बेस्ड क्वेश्चंस ABCD रिस्पेक्टिवली आर। ABCD क्रमशः है, पहला दिया गया है लाल भूरा हरा रंगहीन नारंगी, दूसरा ऑप्शन दिया गया है पीला हरा नारंगी रंगहीन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है लाल भूरा गुलाबी नारंगी रंगहीन, और चौथा ऑप्शन है पीला नारंगी गुलाबी रंगहीन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 1। रेडिश ब्राउन ग्रीन कलरलेस ऑरेंज, लाल भूरा हरा रंगहीन नारंगी। हल्दी प्लस क्षार लाल भूरा हो जाएगा, चाइना रोज प्लस क्षार हरा, फिनॉल फ्लेथेलीन प्लस अम्ल रंगहीन, मिथाइल ऑरेंज प्लस अम्ल नारंगी या लाल। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 83 है कलर ऑफ द फ्लेम डिपेंड्स ऑन। ज्वाला का रंग निर्भर करता है। पहला ऑप्शन दिया गया है दहनशील पदार्थ की प्रकृति पर, दूसरा ऑप्शन दिया गया है ऑक्सीजन की आपूर्ति पर, और तीसरा है आसपास के तापमान पर। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, आप लोग जल्दी से बताइए।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3, ए और बी। ज्वाला का रंग निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर, ऑक्सीजन की मात्रा पर। अगला प्रश्न है, Which factors are responsible for winds on earth? पृथ्वी पर पवनों के निर्माण के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है पृथ्वी का असमान तापमान, दूसरा है महासागरों का असमान तापमान, तीसरा है पृथ्वी और सूर्य की दूरी और चौथा है गुरुत्वाकर्षण बल। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है, लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए और बी। ए और बी, पवनों का निर्माण पृथ्वी के असमान तापमान और महासागरों के असमान तापन से होता है। अगला प्रश्न है, एटॉमिक नंबर ऑफ ए इक्वल टू 13 एंड बी इक्वल टू 17 फॉर्मूला फॉर्म्ड इज। ए का परमाणु क्रमांक 13 और बी का 17 है, बनने वाले यौगिक का सूत्र होगा। ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप लोग बताएं फटाफट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 2, AB3। ए इक्वल टू 3 अल्मोनियम, जिसकी संयोजकता हो जाएगी 3, बी इक्वल टू 17 क्लोरीन, इसकी संयोजकता हो जाएगी 1, इसलिए सूत्र होगा AB3। अगला प्रश्न है, Which statement is not true regarding conduction of heat? ताप के चलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो पहला ऑप्शन दिया गया है, ठोसों में चालन द्रवों से तेज होता है। दूसरा ऑप्शन है ऊष्मा प्रवाह के लिए संपर्क आवश्यक है। तीसरा ऑप्शन है गैसों में चालन नहीं होता। और चौथा ऑप्शन है सभी पदार्थ ऊष्मा का समान चालन नहीं करते। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए आप लोग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गैसों में चालन नहीं होता है। गैसों में भी चालन होता है, हालांकि बहुत धीमा होता है, इसलिए कथन 3 जो दिया गया है वह गलत है। अगला प्रश्न है, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट एंड डेंसिटी क्वेश्चन। तैरती वस्तु के आधार पर कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है द्रव ए का घनत्व अधिक है, दूसरा है दोनों समान है, तीसरा है द्रव बी का घनत्व अधिक है और चौथा ऑप्शन है तुलना नहीं की जा सकती। तो इन चारों ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन होगा वह है ऑप्शन नंबर 1, द्रव ए का घनत्व अधिक है। डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी। जिस द्रव में वस्तु कम डूबती है उसका घनत्व अधिक होता है। द्रव ए में वस्तु कम डूबी है, इसलिए ए का घनत्व अधिक है। अगला प्रश्न है, Which observation is not correct when potassium reacts with water? पोटेशियम और जल की अभिक्रिया में कौन सा अवलोकन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है तीव्र अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस निकलती है और चौथा ऑप्शन है फटने जैसी आवाज आती है। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर 2, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। पोटेशियम और जल की अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, हाइड्रोजन गैस बनती है, फटने जैसी आवाज आती है, इसलिए ऊष्माशोषी कथन गलत है।
अगला प्रश्न है पर्पस ऑफ डाइवर्जेंट क्वेश्चंस इन साइंस क्लासरूम। विज्ञान कक्षा में अपसारी प्रश्नों का उद्देश्य पहला दिया गया है आलोचनात्मक चिंतन बढ़ाना, दूसरा है विद्यार्थियों में भेद करना, तीसरा है संप्रेषण कौशल विकसित करना, चौथा है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान करना और पांचवा है वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान और छठा है विज्ञान में व्यक्तिनिष्ठता को समझना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है 1 2 3 4। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट करके। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 ACEF। ये आलोचनात्मक चिंतन बढ़ाते हैं, संप्रेषण कौशल विकसित करते हैं, वैकल्पिक अवधारणाएं पहचानते हैं, विज्ञान में व्यक्तिनिष्ठता समझने में मदद करते हैं। अगला प्रश्न है आइडेंटिफाई द मिरर्स। दर्पणों की पहचान कीजिए। ए आभासी एवं सीधा वस्तु के समान आकार, बी वास्तविक एवं उल्टा वस्तु के समान आकार, सी वास्तविक एवं उल्टा बड़ा और डी आभासी एवं सीधा छोटा। ये 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 है ए समतल, बी उत्तल, सी अवतल, डी उत्तल। ऑप्शन 2 है ए उत्तल, बी अवतल, सी उत्तल, डी अवतल। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है। इन चारों ऑप्शंस में से जो सही ऑप्शन है आप लोग कमेंट करके बताइए फटाफट। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए समतल, बी अवतल, सी अवतल, डी उत्तल। ए प्लेन, बी कनकेव, सी कनकेव, डी कॉन्वेक्स। ए समतल दर्पण है, बी अवतल दर्पण, सी अवतल दर्पण और डी उत्तल दर्पण। तो ये था हमारा 30 प्रश्नों का PYQs जो सीटेट में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित था। तो आप लोगों को ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।